दूसरा प्रश्न है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। यानी तेज बच्चा है और जो है असामान्य रूप से उसको उसका चैप्टर को आगे बढ़ाना है, तो ये क्या कहलाता है? विभेदित निर्देशन। विभेदित मतलब क्या हुआ? बांट देना, ये नहीं। संवर्धन, त्वरण, विसर्जन। तो ये क्या है? संवर्धन मतलब होता है बड़ा कर देना, कोई चीज़ बड़ा कर देना। त्वरण जो है एक गति है, गति की बात करता है, यानी एक नियत समय पर जो है असामान्य रूप से बढ़ते जाना, यानी कोई उसका सामान्य रूप से नहीं, असामान्य रूप से, यानी बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे? त्वरण, यानी गतिवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, देखिए समावेशी कक्षा का एक ही शब्द है, एक ही परिभाषा है कि वैसा कक्षा जहां किसी भेदभाव के हम कक्षा में विद्यार्थियों को शामिल करते हैं, तो वो कहलाता है समावेशी कक्षा। जैसे कि मंद बुद्धि बालक हो, तीव्र बुद्धि बालक हो, प्रतिभावान बालक हो, दिव्यांग बालक हो, बोलने में असमर्थ बालक हो, सुनने में असमर्थ हो बालक हो, इन सभी चीज़ का बिल्कुल भेदभाव नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे? कक्षा में शामिल कर देंगे। अब ऑप्शन, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। देखिए जो चैप्टर है, जो सिलेबस है वो तो रहेगा ही, तो ये भी होगा। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, यानी अलग अलग दृष्टिकोण के बच्चे हैं जो बताए, उसको भी शामिल करना है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, यानी किसी चीज़ को लेकर आपके मन में पूर्वाग्रह है कि फलना बच्चा तो ऐसे ही होता है, वो अपना जांच कर लेना चाहिए। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, बाधा के रूप में नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3। शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए शैशवावस्था की समाजीकरण की 2 अवस्थाएं, यानी 2 संस्थाएं, एक प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक जहां बच्चे जन्म लेते हैं, माता पिता परिवार दोस्त उसके क्या होंगे? प्राथमिक संस्थाएं। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्राथमिक संस्थाएं। और उधर क्या होगा? द्वितीयक होगा। द्वितीयक नहीं होगा तो माध्यमिक जरूर होगा। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? पहला में प्राथमिक भराएगा तो दूसरा में माध्यमिक, यानी इसी को कहते हैं हम लोग द्वितीयक भी, इसी को कहते हैं द्वितीयक। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, यानी 4 का 2। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। देखिए ये जो है लेव वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों भाषा और संज्ञान को इम्पोर्टेंस दिया है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की भाषा को ज़्यादा प्रमुखता दिया है तब संज्ञान को, और पियाजे जो है पहले संज्ञान को तब भाषा को। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक का इम्पोर्टेंस नहीं है, तो एक नहीं होगा। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, तो संज्ञानात्मक विकास ये इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, इसीलिए इसमें क्या होगा? भाषा पहले रहता तो होता। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ये भी नहीं। तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर 4। छठा प्रश्न है, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? अब देखिए अच्छे, यानी ये परंपरा की बात कर रही है एकदम स्पष्ट। 3 अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था जिसमें बच्चों को परंपरा का ज्ञान नहीं होता, दूसरा परंपरागत अवस्था जो जिसमें बच्चे समाज के परंपरा रीति रिवाज कल्चर ये सभी को जान जाता है, तीसरा उत्तर परंपरागत जिसमें अब वो इतना तर्कशील हो जाता है, इतना कल्पनाशील हो जाता है कि उसको ये लगने लगता है कि यदि समाज में कोई परंपरा है तो वो गलत है या सही है, तो गलत है तो उसका विरोध भी करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारंपरिक स्तर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये अभिकथन वाला हम वीडियो भी बनाए हुए थे, अभिकथन वाले सारे प्रश्न जितने भी पूछे हुए थे सीबीटी में सब हम उठाकर डाले थे, उन्हीं में से है। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक
समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बात भी सही है। अब कोई बच्चा है, अपने से ज़्यादा जानकार के साथ में रहेगा तो उसके विकास में क्या होगा, सहायक होगा, समर्थन होगा, मार्गदर्शन प्राप्त मिलेगा। तो यानी अभिकथन क्या है, सही है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। अब सामाजिक संपर्क यानी शिक्षक है या उससे तेज जानने वाले दोस्त हैं, तो वो समाज के रूप में संपर्क हो रहा है, तो सीख रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण संपर्क है, यानी क्या है, घटक है जो वो सीख सकता है। इसका आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है यानी व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, ये आप लोग बखूबी पढ़े होंगे। अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। तो क्या कहता है अधिगम के लिए आकलन, उन विद्यार्थी, देखिए क्या होता है कि अधिगम के लिए आकलन स्पष्ट बता ही देते हैं, उसके बाद ऑप्शन चलते हैं हम लोग। अधिगम के लिए आकलन में क्या होता है, जब कोई शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहा होता है तो बीच बीच में बच्चों का क्या करता है, चेक करता है कि बच्चे सीखे कि नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ सीखा कि नहीं। इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग अधिगम के लिए आकलन। तो उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये नहीं। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, ये भी नहीं। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना, तो ये भी नहीं। यानी कोई प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिलना। अब यदि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे से फीडबैक ले रहे हैं कि आप सीखे या नहीं सीखे, तो इसी को कहते हैं हम लोग अधिगम के लिए आकलन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। किस आयु में बच्चे शब्द के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं। तो देखिए, अब 1 साल का बच्चा वो तो पहेली और चुटकुला समझेगा नहीं, और 3 साल, यहाँ क्या पूछ रहा है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं। तो शब्दों के खेल में क्या होगा, 4 और 1 दोनों हो सकता है। 7 साल का भी बालक जो है चुटकुला वगैरह समझने लगता है मोटा मोटी, लेकिन सबसे बेहतर क्या होता है, 12 होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए को। देखिए अब सीटेट क्या आंसर रखता है, हालांकि 7 साल भी हो सकता है। कैरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। देखिए ये प्रश्न नया है, ये सीटेट में इस बार नया है, इसके पहले ये प्रश्न पूछा नहीं गया था। गिलगिन ने जो है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने के कारण केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, देखिए ये जो है कोहल वर्ग ने अपने जो नैतिकता का सिद्धांत दिया है, नैतिकता का सिद्धांत दिया, उसमें जो है अनुवांशिकता को बिल्कुल क्या किया है, इग्नोर किया है, और लिंग को भी इग्नोर किया है। लिंग का मतलब हो गया कि लड़का लड़की, इसमें भी वो फर्क नहीं किया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। अब सोचिए, ये कह रहा है कि कोई जो चीज़ वो देख रहा है उसी पर वो ध्यान दे दिया, और बाकी उसके साथ क्या हुआ, बाकी क्या चीज़ें हैं उस पर उसका ध्यान नहीं गया, तो क्या हो गया, केंद्रियन। इसको कहते हैं केंद्रियन। और जिसमें विकेंद्रियन होगा वो एक ही समय में कई चीज़ों पर ध्यान देगा। तो इसका आंसर होगा केंद्रियन, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। अब देखिए क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है, सबसे अधिक वृद्धि शैशवावस्था में होती है, लेकिन बाल्यावस्था आते आते उसकी वृद्धि धीरे धीरे क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और उत्तर बाल्यावस्था तक आते आते वो लगभग स्थिर हो जाती है। तो यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, होगी लेकिन धीमी गति से होगी। और जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि अब धीमी, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब और सोच क्या हो जाता है उसमें, आत्म केंद्रित, यानी वो अपने लिए सिर्फ सोचने लगता है। तो यानी उसमें क्या हो जाएगा, आत्म केंद्रित सोच होने लगता है। तो यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच आत्म केंद्रित होता है, और मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि क्या हो गया, स्थिर हो गया
और अब बड़ा हो गया तो सोच क्या हो जाएगा उसका, लॉजिक बढ़ जाएगा, तार्किक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर है और तार्किक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिक यानी देखिए 2 तरह का गतिक होता है, एक स्थूल गतिक और दूसरा सूक्ष्म गतिक। जब हम कोई महीनी काम करते हैं, बारीक वाला काम करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सूक्ष्म, और जब मोटा मोटा बड़ा बड़ा काम करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग स्थूल। तो बुनाई करना ये बारीक काम है, क्या है, सूक्ष्म है। तो इसमें पूछ रहा है स्थूल गतिक कौशल है। तैरना, अब एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। अब छोटा बच्चा एक वृत्त के रूप में एकदम गोल गोल करके, ये भी क्या है, बारीक काम है, सूक्ष्म काम है। एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, ये भी बारीक है। अब तैरना क्या है, बारीक नहीं है। आप पानी में बच्चे को फेंक दीजिए तो पर भी वो क्या करेगा, हाथ पाँव मारेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करता है। देखिए विकास जो होता है ये 2 तरह से, एक शीर्षगामी में क्या होता है कि वृद्धि सिर से पैर की ओर होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर होता है एक तरह से। अब जो शीर्षगामी है एकीकरण, यानी सरल से जटिल, विभेदीकरण, जटिल से सरल, ये नहीं होगा। शीर्षगामी अवरोही, शीर्षगामी को अवरोही कहेंगे। आरोही का मतलब होता है क्या, ऊपर चढ़ना, यानी पैर से क्या हो जाएगा, सिर। तो ये सही कह रहा है, शीर्षगामी क्या हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। समीपस्थ, आंतरिक से बाहर, यानी समीपस्थ विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि शरीर के आंतरिक यानी केंद्र से बाहर की ओर। तो इसका आंसर ये होना चाहिए समीपस्थ अवरोही। ये उल्टा कर दिया, देखिए दोनों में से एक ही है, ये शीर्ष अवरोही है, ये समीपस्थ अवरोही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। अब दर्शन शास्त्री है वो लिखेगा पढ़ेगा, भाषा उसके अंदर होगा, तो भाषा क्या हो जाएगा, भाषिक बुद्धि होगा दर्शन शास्त्री के साथ, भाषिक। तब देखिए भाषिक किसी में है, इसमें है, भाषा जानेगा वो। और जब मूर्तिकार किसी की मूर्ति बनाएगी तो दूसरों के बारे में ज्ञान होगा कि इस मूर्ति में ये होगा, ऐसा होगा, उसकी मूँछें ऐसी होगी, उसका चेहरा ऐसा होगा, उनकी आंखें ऐसी होगी। तो दूसरों का ज्ञान रखेगा तो क्या हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक खुद के बारे में जानकारी रखना, और अंतर्वैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक में क्या होता है, दूसरों के बारे में जानकारी रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, बच्चे पर नियंत्रण करना ही नहीं, सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के मत पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। यानी एक प्रक्रिया को नहीं देखना है कि बच्चे किस तरह सीख रहे हैं, बल्कि एक प्रोडक्ट बच्चे कितने सीखे इस आधार पर अनुभव बताता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना। देखिए हतोत्साहित शब्द निगेटिव है, आप बच्चे को डरवा रहे हैं कोई चीज़ के लिए, जैसे मान लिया कि उसको मत छुओ जल जाएगा, ये मत करो दिक्कत हो जाएगा, तो ये क्या कर रहे हैं, हम उसको हतोत्साहित कर रहे हैं। अब बच्चा अपने से कुछ स्वतंत्र चीज़ सोचे और हतोत्साहित कर दें तो ये तो पहले नहीं होगा। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, अब ये भी हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, समस्या है, कठिन समस्या है, मत करो, ऐसा काम मत करो, हम वो भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे उसको, तो ये भी नहीं। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध करना। अब कह रहे बच्चों के सामने जो समस्या आ जाए वो हम समाधान का लिस्ट दे दें या तरीका दे दें, तो ये तो तब उसके अंदर क्या हो जाएगा, बच्चों में समस्या समाधान कौशल विकास नहीं होगा, वो समस्या समाधान सीखेगा लेकिन वो कौशल विकास नहीं होगा। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। अब जो समस्या उस पर कहेंगे तुम अपना दिमाग लगाओ, देखो कैसे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिनमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल सही है, कारक ऐसा माहौल बनाएंगे कि सब बच्चे उसमें भाग भी ले, भागीदार भी हो और इंगेज भी हो। कारण आर, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। सही बात, बच्चे जो होते हैं आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं कि हम सीखें, हम कुछ चाहें, हम कुछ जानें।
तो ये क्या है, दोनों है और एक दूसरे का व्याख्या करता है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। अधिगम के दौरान कौन सा योगदान नहीं देती है। देखिए, संगठन। अब संगठन का मतलब है क्या, समूह। समूह में रहेगा तो बच्चे में सीखेगा ही, समूह को देख देख कर बच्चा सीखेगा ही। वर्गीकरण, अब बच्चे को बांट देंगे ग्रुप में भी तो भी सीखेगा। वैचारिकता, अब कोई विचार है, दूसरे का विचार दूसरा बच्चा सीख रहा है तो वैचारिकता भी सीखने में मदद करता है। गैर प्रासंगिकरण, यानी प्रासंगिकरण, जो चीज़ रिलेटेड है वो चीज़ बच्चा सीखेगा, लेकिन जो चीज़ रिलेटेड नहीं है वो चीज़ बच्चा नहीं सीखेगा। अब सोचिए कि पहला क्लास का बच्चा है, उसको हम अब बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ाएं, हम इंटर का चीज़ पढ़ाएं, ग्रेजुएशन का चीज़ पढ़ाएं, तो वो गैर प्रासंगिकरण हो जाएगा उसका। तो इसमें बच्चे क्या होंगे, योगदान नहीं देगा उसके सीखने में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों के अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चे के सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, क्रिया की परिभाषा क्या है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। देखिए, ये 4 प्रश्न हैं। कह रहा है कि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें बच्चे खुद सोच विचार करें कि क्या होगा। तो चूंकि संज्ञा और सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, जो है वो पढ़ा हुआ है तो डिफिनेशन लिख देगा। लेकिन हम बच्चे को ये चीज़ कहें कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग, आप क्या क्या क्रिया का उपयोग किए, दौड़ना, खेलना, हंसना, खेलना, कूदना, तैरना, ये सब क्या क्रिया है, तो उपयोग कहाँ क्या किया, अपनी समझ कैसे बदली, उसके बारे में लिखे। तो ये अपना लॉजिक, अपना विचार, अपना सोच देगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। देखिए, क्या कह रहा है कि कई बच्चे होते हैं, हम लोग भी अक्सर देखे होंगे, अभी आप लोग C-TET देकर आए हैं, यदि C-TET में पास नहीं होते हैं तब आप क्या दलील देते हैं, आप देते हैं अरे हम ना लैंग्वेज भाग 1 के जगह भाग 2 बना दिए। आप अपने ऊपर दोष नहीं दे रहे हैं कि मेरे में क्या गलती है, आप यही बात कहते हैं कि ये तो उसका गलती, आप ये कहते हैं कि भाई हम समझ नहीं पाए जिसके कारण वो, तब हो गया वो स्व आरोपण। तो यही चीज़ प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, यानी खुद को जिम्मेदार मानता है। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आके, ये शिक्षक पर दोष मर दिया तो ये नहीं होगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, देखिए ये लग रहा है शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे, तो ये क्या है, शिक्षक पर दोष मर दिया आप। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरे ध्यान भटका रहे थे, ये भी दोस्त पर मर दिया। तो ये स्व आरोपण यानी आंतरिक आरोपण इसको कहते हैं कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृति में लड़कियां गुड़ियाओं को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये बात भी सही है, बहुत कम उम्र में, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो समझ जाते हैं कि लड़कियों के लिए खेल कौन कौन सा है और लड़के समझ जाते हैं कि मेरे लिए खेल कौन कौन से। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो चूंकि छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसको तो पता नहीं होता है कि मेरे लिए कौन कपड़े हैं, फ्रॉक है तो लड़कियां कहीं ये जानती नहीं है, उसको जो पहना दी। लेकिन जब समाज में आता है वो कला संस्कृति या फिर समाज में जो चीज़ देखता है उसको वो ग्रहण करते हुए तय कर लेता है। तो दोनों चीज़ एक दूसरे को सही बता रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए सही की व्याख्या नहीं करता है। क्या हो जाएगा, ये वाला दोनों सही की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी बच्चे कैसे सीखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है, कैसे सीखते हैं, कौन भूमिका। मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव, मानकीकृत पाठ्यक्रम।
आप देखिए, आप एक फार्मूला रटे थे कि जहाँ वाइगोत्स्की आ जाए वहाँ समाज या सामाजिक या सांस्कृतिक, जहाँ दिखा उसको मार दिए। जैसे आप इसको मारे होंगे आपका आंसर गलत हो गया। यहाँ क्या कर रहा है, सामाजिक अलगाव कह रहा है कि समाज से अलग रह के बच्चे सीख जाते हैं, नहीं। तो अब समाज से या सामाजिकता से जुड़ा हुआ चीज़ क्या है इसके लिए, सहकर्मी सहयोग, यानी जो उसके साथ काम करने वाले हैं वही उसके लिए समाज हो गया, और उसका सहयोग मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसके संकल्पनात्मक योग्यता में विकास हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है। आंतरिक वाक्य क्या होता है, जिसको हम लोग प्राइवेट स्पीच कहते हैं, अपने आप में बुदबुदाना। तो वो क्यों बुदबुदाता है, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ये इसलिए बुदबुदाते हैं कि वो अपने विकास को गति प्रदान कर सके या अपनी सोच को नियंत्रित कर सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है। एक बटन जो शर्ट उट में लगाते हैं, बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है परगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीयन, परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। देखिए, जीववादी चिंतन क्या होता है कि वो जीव के बारे में सोच ले कि ये सजीव है, ये निर्जीव है, सजीव है तो ये काम करता है, निर्जीव है तो वो ये काम ये नहीं करता। तो जीववादी सोच उसके अंदर नहीं आया, वो समझ जाता, तब ये नहीं कहता कि जो गति कर रहा है वो सजीव है, तो हेलीकॉप्टर हुआ, बैलगाड़ी हुआ या फिर कार हुआ, ये गति कर रहा है तो सजीव समझ जाएगा। तो उसके अंदर जीववादी चिंतन नहीं है। क्या है, केंद्रीयन, यानी ये केंद्रीयन तो अपने आप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये क्या है, परगमनात्मक तर्क है, यानी ये बाहर जो वो देखता है उसके हिसाब से वो सोच रहा है, लेकिन उसका क्या कहता है, ये परगमनात्मक तर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। देखिए, स्वलीनता क्या हुआ कि अपने आप में खोना, जिसको कहते हैं शुद्ध बुद्ध खोयो नहीं, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता। कोई कल्पना कर रहे हैं और कोई मैटर है, दोनों को एकदम साफ अलग, हम अपना लीन है कोई कल्पना करने में, तथ्य क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं है। तो यही विशेषता होता है बच्चों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विविध दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। अब बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक क्या हुआ, आलोचना करना, किसी चीज़ के बारे में तर्क करना, चिंतन करना, यही सब क्या हो गया, समालोचनात्मक चिंतन। आज के दौर के आज के हिसाब से आलोचना करना कहलाता है समालोचनात्मक। तो हम उसको क्या करेंगे, अलग अलग परिस्थिति या अलग अलग दृष्टिकोण से अवगत कराएंगे तो उसके अंदर समालोचनात्मक चिंतन विकसित होगा। ये सही है। कारण, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखने और समृद्ध करते हैं, सीखते और समृद्ध करते हैं। तो ये भी सही है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है, तो इसलिए इसका आंसर भी 2 होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तथ्यों को रटना, बिल्कुल नहीं। यत्रवत याद करने, पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, यानी जैसा है वैसे ही रट लेना, ये भी नहीं। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हो सकता है लेकिन बेटर आंसर चुना है। समालोचनात्मक चिंतन का विकास, बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास है अधिगम का पहला लक्ष्य, यही है। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 4। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त, जटिल से सरल की ओर नहीं, सरल से जटिल की ओर, तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर, ये भी नहीं। क्या होगा, बच्चे वही चीज़ अच्छे सीखते हैं जो सामान्य से विशिष्ट, यानी पहले छोटे छोटे चीज़ को सिखाएंगे तब विशेष चीज़ों को, विशिष्ट चीज़ों को सिखाएंगे। तो इसी को कहते हैं हम लोग सामान्य से विशिष्ट। यानी बच्चे को पहले हम साइकिल चला रहे हैं तो पकड़ पकड़ के सिखा रहे हैं, अब विशिष्ट में क्या, अब मौत के कुआं में बाइक चलवाएं उससे,
तो क्या होगा कि वो विशिष्ट कार्य तो सीख जाएगा, लेकिन धीरे धीरे, पहले सामान्य को सीखेगा तब विशिष्ट को सीखेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। सीडीपी का अंतिम प्रश्न है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। विविधता के बारे में कह रहा है, विविधता की उपेक्षा की जानी चाहिए। उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए, ये भी गलत कह रहा है। विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, तो ये भी नहीं। क्या होगा कि विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1।